पटना में रेलवे की परीक्षा के नतीजे से गुस्साए छात्रों ने राजेंद्र नगर स्टेशन पर रेल रोक दिया। नाराज छात्र रेलवे ट्रैक पर उतर आए। छात्रों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां चलाईं और आंसू गैस के गोले दागे। घंटों की मशक्कत के बाद रेल ट्रैक को पुलिस ने खाली कराया, तब जाकर आवाजाही बहाल हुई। तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहां पर स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छात्रों का रेल रोको प्रदर्शन, हालांकि उस प्रदर्शन को रोकने के लिए छात्रों को वहां से हटाने के लिए जमकर लाठियां चलाई गई और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। घंटों की मशक्कत के बाद रेल ट्रैक को पुलिस ने खाली कराया, तब जाकर आवाजाही बहाल हो पाई। तो पटना की तस्वीरें, जहां रेलवे की परीक्षा के नतीजों से गुस्साए छात्रों ने राजेंद्र नगर स्टेशन पर रेल रोक दिया। नाराज छात्र रेलवे ट्रैक पर उतर आए। छात्रों को तितर बितर करने के लिए पहले उनसे बात की गई, उनको हटाने की कोशिश की गई। जब वो माने नहीं, जमकर लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले दागे गए। घंटों ये संघर्ष चलता रहा। बाद में इस ट्रैक को खाली कराया गया और ट्रेन को वहां से जाने दिया गया। इधर चलेंगे और इधर चलेगा, इधर तक घूम के मिल जाएंगे। नहीं यार, पुल के ऊपर इधर चलेंगे और इधर चलेगा, इधर तक घूम के मिल जाएंगे। इधर चलेंगे और इधर चलेगा, इधर तक घूम के मिल जाएंगे। तो छात्र इस बात से नाराज थे कि जिस तरीके के रिजल्ट आए, छात्रों ने रेल वहां रोक दी, जिसके बाद भारी तादाद में सुरक्षा बल वहां पहुंचा। पहले उन्हें समझाने की कोशिश हुई, लेकिन जब हंगामा वहां बढ़ता दिखा, उसके बाद लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को और घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार जो प्रदर्शनकारी छात्र थे उन्हें ट्रैक से हटाया गया और जो रेल बाधित की गई थी, आवाजाही रोकी गई थी, उसे फिर से बहाल किया गया। रेलवे बोर्ड का एग्जाम हुआ है जो, उसको लेकर के कुछ स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो कि यहाँ राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर पटरी पर बैठे हुए हैं। उनसे वार्ता की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और प्रॉब्लम यही है कि लीडरलेस हैं। 2-4-10 लोग वार्ता के लिए तैयार हो रहे हैं तो बाकी नहीं हो रहे हैं। तो अभी रेलवे से भी हम लोग बुला रहे हैं पदाधिकारियों को, इनकी समस्याओं को सुन लें और जो समाधान हो सकता है उसका समाधान करें। पूरी तरह से रेलवे का मामला है। विधि व्यवस्था को देखते हुए हम और एसएसपी साहब यहाँ आए हैं निरीक्षण में और कोशिश यही हो रही है कि बच्चों को समझा बुझा करके हटाया जाए और उनकी जो प्रॉब्लम है उसको जेन्युइन अगर है तो उसको हम लोग एड्रेस करें रेलवे के माध्यम से। जिस तरह देश को कोरोना से जल्द मुक्ति मिलने वाली नहीं है, उसी तरह उत्तर भारत के लोगों को फिलहाल ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। ऐसा मौसम विभाग का कहना है। उत्तर भारत में ठंड की मार अभी कई और दिनों तक पड़ने वाली है।
उत्तर भारत के लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि बर्फबारी, शीतलहर और कोहरे में क्या कमी रह गई थी कि बारिश ने ठंड को और बढ़ा दिया। जनवरी में आधा हिंदुस्तान जम गया। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही। जम्मू कश्मीर में पारा -7 डिग्री तक लुढ़क गया है, तो वहीं उत्तराखंड में चुनावी गर्माहट के बीच पहाड़ों पर भारी बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ा दी। इसके अलावा पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बरसात और घने बादलों ने सूर्य के दर्शन दुर्लभ कर दिए हैं। ऊपर से मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है कि अभी ठंड बाकी है। जनवरी 2022 में इतनी बरसात हुई है कि फिलहाल ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। सर्द जनवरी ने इस बार भिगोने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और मौसम विभाग तो यहां तक कह रहा है कि इस बार जनवरी में ऐसी बरसात हुई है जिसने 10 साल, 20 साल, 50 साल नहीं, 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 1901 में आखिरी बार ऐसा हुआ था जब जनवरी में इतनी बरसात हुई थी। और खासकर पश्चिमी विक्षोभ पिछले कुछ दिनों में जो लेकर के बरसात आया, बीती रात जो देर तक बरसात हुई, उसके चलते 88 ml तक बरसात रिकॉर्ड की गई है। जबकि पिछले कुछ सालों में जनवरी में जो बरसात भी हुई है 2 mm, 4 mm, 5 mm तक होती रही। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार जनवरी 2022 में हुई बरसात ने पिछले 122 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले 1995 में जनवरी महीने में 69 मिलीमीटर बारिश हुई थी। उससे पहले 1989 में कुल 79 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि इस साल में जनवरी में 88 मिलीमीटर बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। January 2022 is the highest rainfall in last 122 year. 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। It has crossed all the earlier total, and 80.2 is very, because the January month, if you see in 2019 or 20, 4 millimeter only. 25 जनवरी के बाद उत्तरी हवाएं मजबूत होंगी जब हिमालय से ठंडी हवाएं मैदान की ओर आएंगी। इसके बाद 26 जनवरी से कोल्ड वेव की शुरुआत होगी। मौसम विभाग ने 26 और 27 जनवरी के लिए कोल्ड वेव अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली एनसीआर वालों को राहत इतनी मिलेगी कि थोड़े कोहरे और बादलों के बावजूद आसमान साफ होगा और जश्न में आए लोग आसमान में वायुसेना के करतब देख सकेंगे। इस बार 75 विमानों का ऐतिहासिक फ्लाई पास्ट होने वाला है। उत्तराखंड में आज भारी बर्फबारी के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में बारिश हो सकती है, लेकिन दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में लोग फिलहाल कड़कड़ाती ठंड का सामना करने के लिए तैयार हैं। आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना को लेकर ज्यादातर लोगों में ये धारणा बन चुकी है कि कोरोना के किसी भी वेरिएंट से अब घबराने की बात नहीं है और ये अब खत्म होने वाला है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन का नया रूप कहा जाने वाला BA.2 स्ट्रेन दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है और भारत में भी इसके मरीज बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं। ओमिक्रॉन का संकट अभी टला नहीं है। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BA.2 ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ दुनिया भर के कई एक्सपर्ट कोरोना के अंतिम दौर में होने की दलील दे रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर के पीक आने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि कोरोना का अंत नजदीक है, लेकिन अब BA.2 वेरिएंट के आने के बाद मार्च में कोरोना के अंत वाली थ्योरी को बड़ा धक्का लगा है। There are different scenarios for how the pandemic could play out and how the acute phase could end. But it's dangerous to assume that Omicron will be the last variant or that we are in the end game. On the contrary, globally, the conditions are ideal for more variants to emerge. WHO ने साफ और सरल शब्दों में कहा कि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का आखिरी वेरिएंट नहीं और इस महामारी से जुड़े और भी नए वेरिएंट्स भविष्य में आते रहेंगे। आसान भाषा में समझा जाए तो कोरोना अभी पूरी तरह खत्म होने वाला नहीं।
जिसके सपने कुछ दिन पहले दिखाए गए थे। देश में हर दिन 3 लाख से ज्यादा नए कोरोना केसेस आ रहे हैं, लेकिन भारत में कोरोना की तीसरी लहर का अभी पीक नहीं आया है। आईआईटी मद्रास की एक स्टडी के मुताबिक भारत में कोरोना की तीसरी लहर का पीक अगले 14 दिनों में आएगा, यानी अगले 2 हफ्ते 6 फरवरी तक कोरोना के केसेस अभी ज्यादा होंगे। हालांकि स्टडी के मुताबिक संक्रमण बताने वाली आर वैल्यू 14 से 21 जनवरी के बीच 2.2 से घटकर 1.57 रह गई है। ऐसे में तीसरी लहर के अगले 15 दिन में पीक पर पहुंचने का अनुमान है, लेकिन अनुमान ये भी है कि अगले महीने की 15 तारीख तक रोजाना सामने आने वाले मामलों में कमी आने लगेगी। लेकिन चिंता नए वेरिएंट्स को लेकर भी है। ओमिक्रॉन के जो नए सब वेरिएंट सामने आए हैं, उन्हें टेस्ट के जरिए पकड़ना मुश्किल है। भारत में ओमिक्रॉन के BA.2 वेरिएंट के केस मिलने से एक्सपर्ट्स चिंतित हैं। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि ओमिक्रॉन में जो है तमाम सारे म्यूटेशंस हैं, और वो म्यूटेशंस स्पाइक जीन में भी हैं, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में भी हैं, कुछ इंसर्शंस हैं, कुछ डिलीशंस हैं। ओमिक्रॉन की जो ये लीनिएज इस समय सर्कुलेशन में है, ये इस जीन को पिकअप नहीं कर रही है। तो अगर ऐसे कोई सैंपल आते हैं जो इस जीन को पिकअप नहीं कर रहे हैं, तो उसको इस जीन टारगेट फेल्योर की संज्ञा दी गई और उसको सीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया, जिससे ये कंफर्म हो सके कि ओमिक्रॉन। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार के कारण कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर करीब 22 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है, जिसमें 17 लाख से ज्यादा मरीज पिछले 5 दिनों में आए। और कर्नाटक में हुआ कोरोना विस्फोट अपने आप में बहुत चिंताजनक है। कर्नाटक में रविवार को कोरोना के 50,000 नए मामले आए, लेकिन इसके बावजूद कर्नाटक सरकार ने राज्य में वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने का फैसला किया है, क्योंकि अलग अलग राज्यों की सरकारों के लिए ओमिक्रॉन को हल्का फुल्का वेरिएंट मानना ही सुविधाजनक है। वैसे ये सच है कि बड़ी संख्या में मामले सामने आने के बावजूद अब तक के हालात दूसरी लहर जैसे नहीं, जो कि एक अच्छा संकेत है, लेकिन इस आधार पर निश्चिंत नहीं हो सकते। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की संस्था इंसाकोग ने साफ कहा कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की नई सूची जारी कर दी। कल 159 प्रत्याशी के नाम घोषित किए गए और इस सूची में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का भी नाम है। अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ेंगे, रामपुर से आजम खान चुनाव लड़ेंगे, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम स्वाद सीट से मैदान में होंगे। इसके अलावा नकुर से धर्म सिंह सैनी, सहारनपुर देहात से आशू मालिक, कैराना से नाहिद हसन को टिकट दिया गया है, मांड से संजय लाठर, बरेली कैंट से सुप्रिया एरेन, अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव जसवंत नगर से चुनाव लड़ेंगे। तो आजम खान के बेटे को स्वार्थ से टिकट दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी उनको इसकी जानकारी मिली। वहीं नकुर सीट से धर्मपाल सिंह सैनी को टिकट मिला है। योगी सरकार में मंत्री थे धर्मपाल सिंह सैनी, वही मंत्री जिन्होंने छोड़कर समाजवादी पार्टी का हाथ थामा। वहीं कुरंदकी के सफीकुर रहमान बर्क के पोते को भी टिकट मिला। जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव को टिकट देने की घोषणा हो गई है। पार्टी का अगर आदेश हुआ है, जैसे ये जानकारी मुझे आपसे ही मिल रही है, अगर ऐसा है तो चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। उम्मीद तो यही करिए कि वो चुनाव से पहले आ जाएं। और रामपुर शहर की जहां तक बात है, ये वो विधानसभा सीट है जहां नारा लगा था आजम बनाम वजीर आजम, तभी आजम साहब जीते थे। अगर किसी के दिल में ये ख्याल है कि आजम खान साहब अगर जेल में हैं तो उनका इलेक्शन कमजोर होगा, ऐसा नहीं। समाजवादी पार्टी की सूची पर बीजेपी और एसपी में ठन गई। बीजेपी ने अपराधियों को टिकट देने का आरोप लगाया तो समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। देखिए, एक बात साफ होती जा रही है, जो हम लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, वो सिद्ध भी कोई कर रहा है तो अखिलेश यादव ही कर रहे हैं। जिस प्रकार से टिकट वितरण कर रहे हैं, जिनको बेल नहीं मिल सकती, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर रहा है, आजम खान उनके बेटे हो, उनको भी वो टिकट दे रहे हैं। ये साफ हो रहा है कि जिस दिशा में अखिलेश जी चल रहे हैं, वो फिर से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज रहे। केवल भारतीय जनता पार्टी को 3 ही कैंडिडेट दिख रहे हैं, और जबकि कितनी बड़ी सूची समाजवादी पार्टी ने जारी की है।
ये भाजपा के लोग चुनाव में ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। बंटवारे की बात, नफरत की बात, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि इनके पास अपना कोई काम गिनाने को नहीं है। बीजेपी के जितने भी मंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, सब समझ रहे हैं कि 10 मार्च के बाद उनकी असली जगह कहां है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और हिंदू मुसलमान ना हो, ऐसा कहां मुमकिन है। एक बार फिर से यूपी के चुनाव में ध्रुवीकरण की राजनीति अपने शबाब पर है। हज हाउस के बहाने सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर हमला बोला तो बीजेपी की ओर से एक बार फिर कहा गया कि अखिलेश जिन्ना प्रेमी है। अब हिंदू मुसलमान के नाम पर जमकर हंगामा बरपा है। आपके गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण हो गया है। पहले यहाँ हज हाउस बनता था। जब एक पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आज जिन्ना पाकिस्तान की बात करने वाले अखिलेश जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। ये तो होना ही था। ऐसे कैसे हो सकता है कि यूपी का चुनाव हो और हिंदू मुसलमान पर बात ना हो? ऐसे कैसे हो सकता है कि हिंदू मुसलमान की बात हो और जिन्ना चर्चा में ना आए? और ये भी कैसे हो सकता है कि जिन्ना का जिक्र हो और पाकिस्तान पीछे छूट जाए? तो नहीं छूटा पीछे पाकिस्तान। यूपी के चुनाव में पाकिस्तान की धारदार एंट्री हुई है। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। लखनऊ पहुंचे बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने यूपी के 73वें स्थापना दिवस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर उनका इरादा साफ था। एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव के बयान का हवाला देकर संबित पात्रा ने चुनावी माहौल में जिन्ना और पाकिस्तान का तड़का लगा दिया। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। हर समय जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के ऊपर षड्यंत्र के अंतर्गत आतंकवादी हमले करता है, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। अखिलेश यादव के बयान से यूपी के चुनाव में जिन्ना की एंट्री हुई थी। मंझे हुए नेता बिना सोचे समझे कोई बयान नहीं देते। तब अखिलेश यादव ने जिन्ना के बहाने मुस्लिम कार्ड खेला था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। इस मुस्लिम कार्ड से अखिलेश यादव को मुस्लिमों का कितना समर्थन मिलेगा ये तो चुनाव के बाद मालूम चलेगा। मगर हाँ, इतना जरूर है कि इस बयान के बाद से ही चुनावी सियासत में हिंदू मुसलमान गूंज रहा है। अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी कड़ी में हमला बोला है, हज हाउस वाला। आपके गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण हो गया है। पहले यहाँ हज हाउस बनता था, नियमों की अनदेखी करते हुए। आज हज हाउस नहीं, आज तो भाइयों बहनों कैलाश मानसरोवर का भवन बन रहा है। योगी आदित्यनाथ जी की परेशानी ये है कि वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पूरे 5 साल, पूरे कार्यकाल माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को अपना काम बताते रहे। आज उनके पास अपना कोई काम गिनाने को नहीं है। तो जो उनके अंदर है, जो व्यक्ति के अंदर होता है, नफरत की राजनीति, बंटवारे की राजनीति, हिंदू मुसलमान, वो निकल रहा है। कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद के इंदिरापुरम में है, जिसका निर्माण योगी सरकार ने कराया है। वहीं गाजियाबाद में 2016 में 7 मंजिला हज हाउस का निर्माण अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान करवाया था।
यहाँ हर साल 2 महीने के लिए 8 से 10,000 लोग इकट्ठा होते थे। ये आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट था जो अब कई वजहों से सील कर दिया गया है। इस वक्त हम गाजियाबाद के उसी हज हाउस के बाहर मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ कैलाश मानसरोवर भवन बनवाया, बल्कि जो हज हाउस समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था उसे सील भी करवा दिया। देखिए किस तरीके से तकरीबन 50 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना ये हज हाउस खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। गाजियाबाद के हिंडन नदी के किनारे जमीन लेकर ये आलीशान हज हाउस बनाया गया था, लेकिन हालत ये थी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस हज हाउस को सील कर दिया गया। तो जिन्ना पाकिस्तान और हज हाउस के मुकाबले मानसरोवर भवन के मुद्दे गर्म हैं। दरअसल 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी में पहले चरण का मतदान है और कुल मिलाकर सबकी नजर मुस्लिम जाट समीकरण पर टिकी है। पश्चिमी यूपी में 20% जाट और 30 से 40% मुसलमान हैं। करीब 55 सीटों पर इस समीकरण का सीधा असर है। जाट मुस्लिम एकता समाजवादी पार्टी का काम बना सकती है, वहीं इसमें ध्रुवीकरण की सेंध लगी तो अखिलेश का खेल बिगड़ेगा और बीजेपी का काम बन सकता है। शायद ही कोई ऐसा मंच हो जहां से सीएम योगी अखिलेश पर निशाना ना साध रहे हो। गाजियाबाद में भी योगी आदित्यनाथ ने अब्बा जान शब्द के इस्तेमाल से एजेंडे को धार देने की कोशिश की। कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बा जान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दिया और फिर जो दंगों का सिलसिला शुरू हुआ प्रदेश के अंदर, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तब थमा जब ये आहट हो गई कि क्या बीजेपी आने वाली है। इसमें कोई शक सुबह नहीं बची है कि यूपी के चुनाव में ध्रुवीकरण वाली राजनीति शबाब पर है। हर दल को जीत चाहिए, वो कैसे मिलेगी, इसमें सबके अपने अपने दांव हैं। योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने पिछली समाजवादी सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने ध्रुवीकरण के लिए ही धर्मार्थ मंत्रालय को निष्क्रिय किया था। पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हम बताना चाहते हैं आपको कि जिस तरह से इन्होंने धर्मार्थ मंत्रालय को डिफंक कर दिया था और ये कब्रिस्तान और हज हाउसेस बना रहे थे। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर और लोग हैं जो तीर्थार्थी जाते हैं। मानसरोवर भवन नहीं बनाया इन्होंने, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, यूपी का रण भीषण हो रहा है। बयान तल्ख होते जा रहे हैं और तेवर सख्त। आगे आगे देखिए होता है क्या। गाजियाबाद से अरविंद ओझा और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी में लड़ाई एसपी बनाम बीजेपी हो चुकी है। मुद्दा कोई भी हो, दोनों पार्टियों ने मैदान पर पूरा जोर लगा दिया है। अब इस जंग में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। जहां एसपी ने अमित शाह के डोर टू डोर कैंपेन की भीड़ पर सवाल खड़े किए और चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया, वहीं बीजेपी भी अपने एंगल से अब समाजवादी पार्टी को घेर रही है। कोरोना के नियम सबके लिए समान हैं और इन नियमों को तोड़ने में भी सभी एक जैसे हैं। लेकिन चुनाव आयोग को एक दूसरे की शिकायत करने में कोई पीछे भी नहीं है। एक दूसरे के चुनावी कार्यक्रम में भीड़ पर सवाल उठाने की इस परंपरा को अब समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाया है, जिसके निशाने पर है कैराना में अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन। निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइंस दी हैं और जो इस समय कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं, दोनों के खिलाफ काम हुआ है। तो चुनाव आयोग को यह तय करना है कि क्या चुनाव आचार संहिता सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए या दूसरे दलों के लिए या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपत्ति की है। जिस कैराना से बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में अपने मिशन का शंखनाद किया, कैराना की गलियों में अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन करने पहुंचे। वो कैंपेन अब समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रहा। उसे दिख रही है कोरोना के नियमों की अनदेखी, उसे दिख रहा है चुनाव आयोग का पक्षपात। समाजवादी पार्टी कार्यालय में जो भीड़ हुई उस पे एफआईआर है, अभी तक फोर्स लगी है। क्या अमित शाह के खिलाफ एफआईआर हुई? यही तो मांग है हमारी कि अमित शाह के खिलाफ भी एफआईआर करे चुनाव आयोग। समाजवादी पार्टी अब अमित शाह के कैंपेन को मुद्दा बनाकर चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंची है, जहां अमित शाह के खिलाफ शीघ्र एक्शन लेने की मांग की गई है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आयोग ने प्रचार के लिए डोर टू डोर कैंपेन की अनुमति तो दे रखी है,
लेकिन उस दिन तक सिर्फ 5 लोगों की टोली को इसके लिए अनुमति थी। शनिवार से आयोग ने इस संख्या को बढ़ाकर 10 कर दिया, जबकि शामली के कैराना कस्बे की तंग गलियों में अमित शाह के डोर टू डोर कैंपेन के दौरान 10 से कई गुना ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। अमित शाह की रैली पर सवाल खड़े हुए तो जंग आर पार की हो गई। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने में जरा सी भी देर नहीं लगाई। सबसे पहले तो उन्हें अपने उस नोटिस का जवाब देना चाहिए जो उन्होंने अपने कार्यालय में किया था, जिस तरह से बड़ी भीड़ और बड़ी तादाद में आप सबने दिखाया था और उस पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने इनको नोटिस किया है। तो ये खींच मिटाने के लिए वहां पर जो कोविड का प्रोटोकॉल हमारा है, उस प्रोटोकॉल के तहत ही सारा काम हम लोग करते हैं। हम संस्कारी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी संस्कारी पार्टी है, हमारा एक एक कार्यकर्ता संस्कारी है। हम किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं करते। हम माननीय न्यायालय का भी सम्मान करते हैं, चुनाव आयोग के भी निर्देशों का पालन करते हैं। दरअसल कोरोना की गाइडलाइन के बाद चुनाव आयोग एक्शन में तब आया था जब 14 जनवरी को बीजेपी के बागियों के साथ अखिलेश यादव ने हुंकार भरी थी। यूं तो कार्यक्रम वर्चुअल रैली का था, लेकिन सैकड़ों की संख्या में लखनऊ के समाजवादी पार्टी के दफ्तर में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए करीब 200 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी और समाजवादी पार्टी से जवाब मांगा था। बीजेपी इसे समाजवादी पार्टी की हताशा बता रही है, खुद के गिरेबान में झांकने की सलाह दे रही है। दरअसल हार उन्हें दिख रही है। ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि अभी चूंकि नहीं कह सकते कि ईवीएम खराब है या ईवीएम से खेल हो गया, तो अभी तो ईवीएम पर भी, अभी चुनाव आयोग पर ही आरोप लगा रहे हैं। जब चुनाव हार जाएंगे तो ईवीएम और चुनाव आयोग दोनों पर आरोप लगाएंगे। वो तो उनका काम ही आरोप लगाना है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं उत्तर प्रदेश में। दरअसल अखिलेश यादव लगातार कोरोना की गाइडलाइन को लेकर चुनाव आयोग पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। अखिलेश आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के इशारे पर कोरोना गाइडलाइन के नियम तैयार किए हैं। कोई मास्क नहीं लगाया था, सब कोरोना फैला रहे थे। अगर विपक्ष निकलेगा तो उसमें पाबंदी है, FIR दर्ज हो जाएगी। सत्ता के लोग तो खुलेआम कोरोना फैला सकते हैं। तो लखनऊ में बड़े कार्यक्रम किए थे ना, जब स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी लोगों के साथ मंच पे, उस समय भी बहुत उस समय जो चुनाव आयोग ने ये कहा कि वर्चुअल रैली होगी, तो वर्चुअल रैली की डेफिनेशन क्या है? वर्चुअल रैली की डेफिनेशन क्या है? तो वर्चुअल रैली की डेफिनेशन क्या है? वर्चुअल रैली की कोई डेफिनेशन नहीं थी, आपको बताया नहीं गया था, कोई परिभाषा नहीं। और दूसरा, धारा 144 नहीं लागू थी उस समय। अगर धारा 144 लागू होती और वर्चुअल रैली कैसे होगी इसका पूरा पता होता तो शायद ये काम नहीं करते। अब उन्होंने कहा कि 300 लोग कर सकते हैं, और फिर नेता जब तक सामने लोग न हो, माइक न हो, तो कैसे भाषण देगा? बहरहाल सियासत चरम पर है। चुनाव आयोग से ज्यादा नजर अब पार्टियों के विरोधियों के प्रचार में है। नियम कोई मानने को तैयार नहीं है। हर पार्टी कोरोना के नियमों की अनदेखी कर रही है, लेकिन सवाल विरोधियों की अनदेखी का है। सवाल विरोधी के गाइडलाइन के उल्लंघन का है। सब आईना लेकर खड़े हैं जो विरोधियों को दिखाया जा रहा है। कोई भी खुद को इस आईने में देखने के लिए तैयार नहीं है। आज तक ब्यूरो।